All the questions related to CB350 answered today. The first question I get asked a lot is related to the mileage. सिटी में क्या माइलेज है, हाईवे पे क्या माइलेज है. सिटी के अंदर मैंने एक्सटेंसिव टेस्ट किया है इसका. अप्रोक्सीमेटली 1300 किलोमीटर्स का मैंने ट्रिप लिया है और उसको तकरीबन 1 महीने तक चलाने के बाद में मैंने माइलेज कंक्लूड किया है. इसका सिटी के अंदर माइलेज मिनिमम मुझे मिला है 33 kmpl और मैक्सिमम अभी मुझे मिला है 35.8 kmpl. क्या माइलेज है 35.8 kmpl का. और ये कौन सी ट्रिप से आ रहा है? ट्रिप 1 ट्रिप ए. और ट्रिप ए कितना चलाया अपन ने? ट्रिप ए चलाया है 1272.7. इतना चली है ये बाइक और एंटायर ट्रिप का एवरेज इज़ 35.8. माइनस 0.5 भी कर देंगे तो 35.3 kmpl का माइलेज कम्प्लीटली इन सिटी मिल रहा है, विच इज़ एक्सेप्शनल यार. दैट्स व्हाट आई गॉट इन हैदराबाद. और हो सकता है कि आपकी सिटी के अंदर ये माइलेज फिगर्स चेंज हो जाए बिकॉज की सिटी कंडीशंस डिफरेंट रहती है. यू कैन गेट समवेयर बिटवीन 33 to 35 kmpl. अभी तक मैंने हाईवे पे इसका माइलेज टेस्ट किया नहीं है, बट देर आर मेनी पीपल हु हैज़ डन इट एंड दे आर गेटिंग 44 to 45 kmpl एंड आई काइंड ऑफ ट्रस्ट दिस फिगर्स बिकॉज ये इंजन जो है बहुत ही एफिशिएंट है और बहुत ही रिलैक्स्ड है. सो इसको परफॉर्मेंस के लिए ना बना के इसको रिलैक्स काम राइड के लिए बनाया गया है. इस लिहाज से ये हाईवे पे भी एक्सीलेंट माइलेज ज़रूर देगा. नेक्स्ट इज ब्रेकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझको पूछा जाता है वो इसका ब्रेक सिस्टम कैसा है, ब्रेक्स कैसे लगते हैं, इफ़ेक्टिव है या नहीं है. सो मैं बताना चाहूँगा कि इस बाइक में आते हैं निसन के ब्रेक कैलिपर्स आते हैं और फ्रंट में मिलती है आपको 310 mm की डिस्क और पीछे की तरफ में 230 या 240 mm की डिस्क मिलती है. इसके साथ में आता है इसमें ड्यूल चैनल ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल. ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ब्रेकिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव लगती है इस बाइक के वेट और इसकी स्पीड के हिसाब से. बट थोड़े से और अगर शार्प बाइट होगी तो भी अच्छा रहेगा. विद इन सिटी द ब्रेकिंग इज़ इफेक्टिव. ड्यूल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और निसन के कैलिपर्स के साथ में ब्रेकिंग सिस्टम इज़ एडिक्वेट. नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है मुझे वो है इसकी लाइट्स. हेडलाइट्स कैसी हैं, एडिक्वेट है या नहीं है. तो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी हेडलाइट बहुत ही ऑर्डिनरी हैं, बिल्कुल एडिक्वेट नहीं है. सिटी में मोस्टली अपने को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है बट हाईवे पे मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइट बिल्कुल ही काम नहीं करेंगी. और मैंने एक छोटे से पेज था एक सिकंदराबाद के अंदर जहाँ पे मैं रात को आ रहा था. सी द परफॉर्मेंस ऑफ दिस लाइट्स. ये है अपना हाई बीम, ये लो बीम. आपको डिफरेंस दिखाता हूँ. यहाँ पे देखो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है. एज अ राइडर यू गेट एब्सोल्युटली नो हेल्प फ्रॉम दिस हाई बीम. माई गॉड, दिस लाइट इज़ पैथेटिक, यूजलेस. केवल नाम की LED है बट ज़रा भी इफेक्टिव नहीं है. यू कांट रियली रिलाई ऑन दिस बाइक गोइंग ऑन अ हाईवे ट्रिप. डेफिनेटली ऑक्स लाइट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. सो मेक श्योर अगर ये बाइक ले रहे हैं आप तो फर्स्ट अपग्रेड इज़ द लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका सीटिंग कंफर्ट कैसा है. सो मैं बोलूँगा आप मुझे देख सकते हैं राइडर्स ट्रायंगल जो है काफ़ी अपराइट है, काफ़ी न्यूट्रल है और का हाथ बिल्कुल ही रिलैक्स पोजीशन के अंदर रहता है. आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहती है और आपका फुट पैक्स का जो पोजीशन है वो भी स्ट्रेट सेट है. इसकी वजह से आपके सारे कंट्रोल्स जो हैं काफ़ी न्यूट्रल फील होते हैं. इस हिसाब से काफ़ी रिलैक्स्ड राइड रहती है थ्रू आउट. बट इसका जो सीट का फॉर्म है, इसकी कुशनिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ से इतना हार्ड है, ये वाला ऐसा फील होता है कि ये बहुत अच्छी कुशनिंग है. बट नहीं, 1.5 आवर्स की राइड के बाद में आपकी जो टेल बोन है, सो टेल बोन के ऊपर प्रेशर फील होने लग जाता है आफ्टर 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स. और उसके बाद में ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ती. लॉन्ग राइड पे कैसा रहेगा देखने वाली बात रहेगी. बट अगर आप जेल कुशन लगाते हैं तो आई थिंक इट विल रियली हेल्प योर टेल बोन और आप अपनी राइड को थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं बिकॉज कि इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो आपको 600 किलोमीटर्स प्लस रेंज देगी. सो जितना दूरी तक, जितना देर तक आप राइड करेंगे उतना जल्दी आप ट्रैवल कर पाएंगे. बट इफ़ यू रियली वांट टू एंजॉय, आई थिंक 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स के बाद में ब्रेक लेना एक अच्छा
ब्रेकअप पॉइंट है फॉर एनी राइड। थोड़ा सा अपग्रेड अगर करती है, थोड़ा सा कुशन बेहतर होता है इसका तो अच्छा रहता था, बट स्टिल 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स यू विल बी कंफर्टेबल एंड देन आफ्टर यू नीड टू टेक अ ब्रेक। ओके, बहुत सारे लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि इसका ओवरऑल वेट कितना है और इसकी हैंडलिंग कैसी है, इसको मैनेज करना इज़ डिफ़िकल्ट और इजी। सो मैं बोलूँगा कि 187 kgs है, बट स्टिल दिस इज़ वेरी मैनेजेबल बाइक। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत अच्छा नीचे की तरफ में है, सो इसको मूव करना टाइट स्पेस में, पार्किंग में बहुत ईजी है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इसको आप बैठे बैठे उतार लिया और इसको लगाने के लिए मेक श्योर कि पीछे की तरफ में हाथ रहे। आप बाइक पे बैठे बैठे इसको सेंटर स्टैंड पे लगा सकते हैं, सेंटर स्टैंड से उठा सकते हैं। इससे ज़्यादा कन्वीनियंस कहाँ मिलेगी। इसमें लगाएंगे। एक्चुअली लोग बोल रहे थे रस्टिंग का इशू आ रहा है। मेरी बाइक में अभी तक 6 मंथ्स हो चुके हैं, मुझे ऑब्जर्व नहीं हुआ है। वही मैं अभी आपको सामने की तरफ से ही बता देता हूँ। एक भी पोर्शन नहीं है जिसमें रस्टिंग हुआ है। इसमें जो भी जॉइंट्स हैं, ये तो क्रैश बार है। एक भी चीज़ में कहीं पे भी कोई रस्टिंग मुझे तो दिखता नहीं है। रस्टिंग वाले ज़्यादा पार्ट इधर हो सकते हैं। कहीं पे कोई रस्टिंग मुझे नहीं दिख रही है, नहीं है। सो फार सो गुड। एक और क्वेश्चन जो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था उसके ऊपर आता रहता है, वो है इसका रिकॉल से रिलेटेड। मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी बात है, होंडा जैसे मैन्युफैक्चरर ने अपफ्रंट वॉलंटरी रिकॉल के लिए बोला है। उनका वेबसाइट के ऊपर जाना है, आपका बाइक का विन नंबर डालना है, उसके बाद में दिखाएगा कि आपकी बाइक रिकॉल में है या नहीं है। माई बाइक इज़ ऑल्सो अंडर द रिकॉल फॉर द करेक्शन, बट मेरी बाइक में स्पीड सेंसर का रिप्लेसमेंट होना है। देयर आर बाइक्स वेयर स्पीड सेंसर प्लस कैमशाफ्ट कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कुछ, सो दो चीज़ें चेंज होंगी। स्पीड सेंसर इज़ मोर और लेस इन ऑल द बाइक्स, whereas camshaft related issue is only specific to few bikes. Speed sensor का safety concern ज़रूर बताया था वेबसाइट के ऊपर। Speed sensor gives an input to the ECU about the rotation speed of the wheels और उसके बेसिस पे ABS and traction control works. Speed sensor manufacturing defect की वजह से हो सकता है कि ये information ECU तक गलत पहुँचे या there is a malfunction and it might result into an ineffective, inadequate braking. और ये एक सेफ्टी कंसर्न डेफिनेटली है। लकीली राइट नाउ इट इज़ विंटर, नॉट द रेनी सीजन, सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। द बाइक इज़ ड्यू फॉर द सेकंड सर्विस में अपन इसको करेक्ट करवा लेंगे। तो अभी तक तो मुझे ब्रेकिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, सो आई कैन से इट विद कॉन्फिडेंस दैट दो देर इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एंड बट इट हैज़ एक्चुअली नो इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक, सो नथिंग टू वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना यार, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट्स रिलेटेड टू दी वॉबल इशू, कि इसका जो हैंडल बार है जो वॉबल होता है क्या एक हाई स्पीड के ऊपर। सो बोलने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं और फिर बताता हूँ मैं आपको कि वॉबल होता है या नहीं होता है। देखो, जब सर्विस सेंटर पे था मैं कुछ एक लोगों से बात किया है, एक बंदा तो स्पेशली वॉबल इशू के लिए आया था। सो इट मीन्स वॉबल इशू इज़ डेफिनेटली देयर इन CB350 लाइनअप, बट मेरी बाइक में है या नहीं है ये यहाँ पे चेक करेंगे अपन। और वो यूँ बोलता है कि जैसे ही आप छोड़ते हैं तो आता है। देखो, मेरे को नहीं लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। मैं बाइक का हैंडल बार छोड़ता हूँ कई बार, तो मुझे कहीं पे भी वॉबल का इशू नहीं दिखता है। स्लो स्पीड के ऊपर आप देख सकते हैं, अभी 30-40 पे हूँ, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वॉबल। ये हो गया 70, नो वॉबल एट ऑल, सो परफेक्ट है, नो इश्यूज़ इन माई बाइक, देयर इज़ नो वॉबल। और बट ऐसा नहीं है कि सभी बाइक्स में नहीं है, देयर इज़ डेफिनेटली वॉबल इशू, और मेरे ख्याल से नई वाली में दे हैव करेक्टेड इट। सो ये तो हो गई वॉबल की बात, और अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी एक्सेसरीज़ लगवाई है मैंने। एक्सेसरीज़ में ये बोलूँगा कि अभी ज़्यादा ऑप्शंस
अवेलेबल नहीं है। ऑथराइज्ड एक्सेसरीज एंड आफ्टर मार्केट दोनों बहुत ही लिमिटेड है राइट नाउ। एग्जॉस्ट का अगर आप मॉडिफिकेशन या फिर चेंज कराने का सोच रहे हैं तो देर आर नो ऑप्शंस अवेलेबल। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में मिलेंगी, but for now I will share what all accessories I have fitted on this bike. Backrest gives a closure, bracketing. It looks really nice and the bike looks complete with this, at least to my eyes. और क्रैश बार्स अपर पाइप है और नीचे की तरफ में लोअर पाइप है और दिस आर द बॉटल होल्डर्स। सो मैंने पहले से ही ले रखे थे, वो मैंने इसको लगवा दिए। एक इधर है और दूसरा इधर है। तो काफ़ी स्लिम क्रैश बार है ये, काफ़ी वेल इंटीग्रेटेड है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जहाँ पे मुझे ओवरऑल अच्छा लगा है, लेकिन वेल्डिंग की क्वालिटी जैसे देखेंगे यहाँ पे तो ये थोड़ा सा ऐसा, इसका जो क्रोम कलर है ना वो डिफरेंट लगता है। सो इट काइंड ऑफ लुक्स रियली ऑड। और इसकी फिनिशिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, फिनिशिंग इज़ नॉट दैट गुड। टैंक पैड बहुत ही सस्ता सा है ये, 300-400 रुपये का मिलता है, अमेज़ॉन का लिंक मैं दे दूँगा। मोबाइल होल्डर इजी फिटिंग है, इसको भी मैंने लास्ट वीडियो एक एक्सेसरीज़ का मैंने बनाया है, इसके डिस्क्रिप्शन में। ये सीट कवर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार, दिस कलर गोज़ रियली वेल विद द बाइक, ये बैकरेस्ट के साथ में, और अच्छा से कॉम्प्लीमेंट करता है। ड्यूल टोन में है, ब्लैक एंड दिस बर्गंडी रेड, बट ये थोड़ा सा डल है कंपेयर टू दैट, बट ओवरऑल बाइक के लुक के साथ में बहुत अच्छा जाता है, जस्टिफाई करता है, अच्छा लगता है ये। और व्हाट एल्स, आई थिंक दैट्स इट, नथिंग मोर ऑन दिस। सो ये तो हो गई सारी बातें, क्वेश्चंस अबाउट CB350। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। रिकॉल, वॉबल, हेडलाइट, पार्किंग, हैंडलिंग, पार्किंग इन टाइट स्पेस, सीटिंग कंफर्ट, लाइट्स, ब्रेकिंग, माइलेज। मेरे हिसाब से these are the most common questions that are being asked. Still, if there are questions remaining or you have some questions related to CB350, then please do write it in the comment section. I would definitely make a part 2 of this, और आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं बात करता रहूँगा। So stay connected, keep supporting, and I will see you guys in the next vlog. Till then, stay safe, stay healthy and take care of yourself. Bye bye.